हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए होगा। बीकॉम पार्ट थर्ड के सीरीज में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किया था और पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे और उसमें कॉस्ट शीट से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग टेक्निक को पढ़े थे, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट था, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट था, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये तीनों टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाने से रिलेटेड जो उसका क्लासिफिकेशन था उसको पढ़े थे। और मेनली हम लोग देखे थे कि जो कॉस्ट होता है वो मेनली 6 टाइप का होता है। तो हम लोग उस 6 टाइप के कॉस्ट को अलग अलग वैल्यूएशन करने का तरीका देखा था, फाइंड आउट करने का जो टेक्निक है उसको अलग अलग देखा था। लेकिन आज के क्लास में हम उस 6 टाइप कॉस्ट को कंबाइंड करके कॉस्ट शीट बनाने का तरीका देखेंगे और कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे कि हम वो 6 प्रकार के कॉस्ट जो अलग अलग हमने देखा था उसको कंबाइंड करके एक कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है और पर यूनिट जो आउटपुट होगा उसका कॉस्टिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में आज का यह क्लास होगा। और क्लास के अंत में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है और हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्व करके दिखाएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके लिए यह वीडियो कैसे हेल्पफुल हो रहा है, कैसा लग रहा है, या कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का क्लास यह हमारा कॉस्ट शीट से रिलेटेड होगा। तो आइए देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा और हम किसी भी फर्म के आउटपुट का पर यूनिट कॉस्टिंग या उस पूरे आउटपुट का कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग जो किसी भी फर्म में जो उत्पादन होता है यूनिट में जो उसका आउटपुट निकलता है तो उसका कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेट रखा है स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट आउटपुट इन यूनिट। जिस फर्म का जो आउटपुट है वो यूनिट में होता है तो उसका हम कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखें, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चूँकि वहाँ मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट डाला था तो उसी क्लासिफिकेशन को हम लोग कंबाइंड करके कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। हमने जो वहाँ प्राइम कॉस्ट निकाला था, अलग अलग फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था, ये सब अलग अलग निकाला था, उसको कंबाइंड करके हम कॉस्ट शीट बनाने का फॉर्मेट देखते हैं ताकि हमको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ऊपर यहाँ प्रश्न में फर्म का नाम होगा तो फर्म का नाम डालेंगे, ईयर भी डालेंगे, ठीक है। वो जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे तब इसको देखेंगे। तो ये फॉर्मेट है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मेरा पार्टिकुलर होगा जो आप यहाँ देख रहे हैं, पार्टिकुलर, ये एक पार्ट होगा। और सेकेंड पार्ट होगा टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल आउटपुट जो है, जितना यूनिट टोटल उत्पादन फर्म के द्वारा किया गया है सीमित समय के अंदर, तो वो टोटल कॉस्ट यहाँ होगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग में पर कॉस्ट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि एक पीस पे, एक यूनिट पे हमारा उत्पादन क्या है, तो उसको हम यहाँ टोटल ये कॉस्ट डाला, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट अर्थात एक यूनिट पे हमारा क्या कॉस्टिंग आ रहा है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस निर्धारित करेंगे और उसको हम उस प्राइस में सेल करेंगे ताकि हमको प्रॉफिट हो सके।
तो इसलिए इस फॉर्मेट में मैंने ये भी डाला है कि कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे हमारा क्या कॉस्टिंग आता है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो पहले पिछले क्लास में हमने प्राइम कॉस्ट निकालने का जो आपको फॉर्मेट दिया था, वो जो रूल्स हम लोगों ने देखा था, उसी को कंबाइंड हम कर रहे हैं यहाँ। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस टोटल कॉस्ट से अलग, क्योंकि इसको ऐड करके फिर इसमें लाएंगे ताकि समझने वाला आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो अगर हम जिस समय अंतराल का एक कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस समय अंतराल में अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसका एंट्री हम यहाँ करेंगे ऐड करके। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसका अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। दोस्तों नेक्स्ट होगा ऐड कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उस पर अगर कैरेजिंग पे कुछ खर्च आता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किए। अब इस तीनों को यहाँ ऐड करके लिखेंगे। ये जो डॉट डॉट मैंने दिया है, ये प्रश्न में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इस डॉट की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, अमाउंट रखना पड़ेगा। तो ये समझ गए। इस तीनों को हम यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये देखते रहिए आप। फिर इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, तो जिस फर्म में हम जिस फर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो एक सीमित समय का ही कॉस्ट शीट हम बनाते हैं। तो उस समय के अंत तक अगर हमारे पास रॉ मटेरियल बचता है तो वो हमारे इस सेशन के आउटपुट से रिलेटेड नहीं होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा। वो तो बच गया, फर्म के पास एक्सेस हो गया, उसका यूज नहीं हुआ, इसलिए उसका कॉस्ट हम लोग इसमें नहीं डालेंगे। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ इसका अमाउंट रखेंगे और इस अमाउंट से ये लेस वाले अमाउंट को हम माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट हमारे पास आएगा वो हमारा होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। आप पिछले क्लास में देख सकते हैं ये मटेरियल कंज्यूम्ड जो आएगा इसको हम यहाँ डालेंगे, यहाँ एक लाइन देंगे और यहाँ डालेंगे, इसको फिर एक लाइन देकर, और ये मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट के लिए आएगा। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि इस वित्तीय वर्ष में जो हम बना रहे हैं उस सेशन में, उस समयावधि में अगर हमारा आउटपुट 1000 है, 1000 यूनिट आउटपुट है, तो ये जितना अमाउंट आएगा उसमें 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमको पता चल जाएगा। तो हम ये आपको ये जो है यहाँ इसको हम डालेंगे, ये यहाँ नहीं डालेंगे, ये यहाँ हम नहीं डालेंगे, ये मिस्टेक है, इसको आप लोग यहाँ नहीं डालेंगे। तो ये समझ गए। ये फिर मटेरियल कंज्यूम्ड जो निकलेगा ये इसका होगा टोटल कॉस्ट, और ये पर यूनिट का हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए। तो ये मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। अब मटेरियल कंज्यूम्ड में हम डालेंगे डायरेक्ट लेबर, ये ऐड होगा, इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड होगा। यहाँ आप ऐड डाल सकते हैं, ये लेस है, यहाँ आप ऐड डाल सकते हैं। ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब आप देख लीजिए ऐड डायरेक्ट लेबर, ये अमाउंट यहाँ रखेंगे और पर यूनिट कैलकुलेशन करके हम इसको यहाँ डालेंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसको भी हम यहाँ डालेंगे और पर यूनिट के लिए डिवाइड करके हम लोग यहाँ डालेंगे। तो जो ये आएगा, हम इस तीनों को जो ऐड करके लाएंगे वो मेरा होगा प्राइम कॉस्ट, अर्थात मूल लागत। ये प्राइम कॉस्ट हम निकाल लिए। ये प्राइम कॉस्ट यहाँ हो गया। टोटल कॉस्ट, जो टोटल आउटपुट है मेरा उसका ये हुआ, और ये पर यूनिट का हुआ। ये भी हम कैसे निकालेंगे, तो डिवाइड करके निकालेंगे। ये समझते चलना है। नेक्स्ट, ये जो हम प्राइम कॉस्ट निकाल लिए, तो अगला अब हमको निकालना होगा फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। ये समझ लीजिए, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, या फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए या वर्क्स ओवरहेड लिखिए, सेम है। तो इसमें क्या क्या होगा, ये इधर कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब ये सब ऐड होगा।
ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सब क्या होगा, ऐड होगा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है सो देख लीजिए। ये प्राइम कॉस्ट निकला, इसमें ये सारा ऐड होगा। इसके बाद और है जो हम लोग नेक्स्ट करके इसको मिटाकर फिर हम लोग उसको डालेंगे। क्योंकि ये फॉर्मेट बड़ा है तो एक बार में संभव नहीं है, बारी बारी से इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या आएगा सो देखिए। पिछले बार हम जो पिछले क्लास में बताए थे सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड बता दिए थे, उसमें क्या क्या आएगा वो हमने बोला था कि आप जब फॉर्मेट पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में ये सारे चीज़ आपको आएंगे और उसको फेस करना पड़ेगा। आप नियम नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं परफेक्ट। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है हम लोगों ने पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किया था। तो ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इसका जो अमाउंट होगा हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ टोटल कॉस्ट का होगा और यहाँ जो है वो पर यूनिट का डिवाइड करके हम इसमें रब करना पड़ेगा, डिवाइड करके यहाँ डालेंगे। फिर इनडायरेक्ट लेबर को भी हम इस तरह से ऐड करेंगे। रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग जो भी है उस पर जो रेंट हम देते हैं, रेट्स देते हैं, वो सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को यहाँ डालना पड़ेगा। उसके बाद ये डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन के दौरान प्लांट या मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन होता है वो हम इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में डालेंगे। क्योंकि इसी कार्य के दौरान प्लांट और मशीनरी में डिप्रिसिएशन हुआ है तो वो जो ह्रास है वो मेरा इस आउटपुट पे जाएगा, इस प्रोडक्ट पे जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। फिर पावर एनर्जी, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, जो भी पावर का यूज कर रहे हैं वो भी मेरा एक्सपेंस है, तो उसको हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद लाइटिंग एंड हीटिंग, जो लाइटिंग एंड हीटिंग जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं इस पर, उसको भी हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। फिर एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेज, और भी जो हम अन्य एक्सपेंस जो कर रहे हैं उसको हम यहाँ डालेंगे। फिर ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, अगर ऑफिस में जो भी स्टाफ हमारे काम कर रहे हैं उसको अगर हम सैलरी देते हैं तो वो मेरा ये किस हेड के अंडर आएगा, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। ये मेरा एक हेड हुआ, इसमें और सारा है जो हम लोग इसको मिटाकर लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलियत हो। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, इसे आपको याद करना पड़ेगा तभी आप प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसे याद नहीं रखते हैं कि किस मद को किस हेड के अंडर में डालेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से इसका फॉर्मेट दे रहा हूँ। इसको आप नोट्सबुक में डालिए, इसका नोट्स बनाइए और इसे याद रखिए। तो आइए देखते हैं इसके नीचे का जो है उस टॉपिक को, उस मद को देखते हैं कि इसमें और फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में और क्या क्या आएगा। दोस्तों ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी के बाद का जो हमारा इसमें जो मद आएगा वो इस प्रकार का होगा। वाटर, जैसे किसी भी प्रकार के उत्पादन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जिसमें वाटर की भी आवश्यकता होती है। तो उस परिस्थिति में जो हमारा ये आउटपुट होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसमें वाटर से रिलेटेड जो चार्ज आएगा वो हम लोग फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड के अंदर डालेंगे। तो ये मेरा वाटर का अमाउंट हो जाएगा जिसको हम यहाँ लिखेंगे। ये टोटल कॉस्ट आप समझ ही रहे हैं, ये कॉस्ट पर यूनिट होगा। वाटर के बाद टेक्निकल डायरेक्टर्स फी, जो हम टेक्निकल डायरेक्टर्स को रखे हैं जो हमें ये बताए कि हमारा जो उत्पादन है वो कैसे होगा, उसमें तकनीक कैसे हमारा काम करेगा। तो वो टेक्निकल जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो हम फी देंगे वो आपको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आएगा। उसके बाद है वर्क्स मैनेजर सैलरी। अगर हम कोई मैनेजर रखे हैं अपने फैक्ट्री में, अपने प्रोडक्शन हाउस में, तो उनको जो सैलरी देंगे वो इसी हेड के अंदर आएगा। उसके बाद है फॉरमैन सैलरी, जितने भी सैलरी होगा जो डायरेक्ट आउटपुट से रिलेटेड नहीं होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, वो सभी किस हेड में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर आएगा। तो ये हुआ डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर।
इस उत्पादन के दौरान अगर फैक्ट्री बिल्डिंग या जो उसमें फर्नीचर लगा हुआ है ऑफिस में, कार्यालय में या प्रोडक्शन हाउस में, तो उस पर जो डिप्रिसिएशन आएगा वो इसी हेड में हम लोग डालेंगे। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस ये भी इसमें ऐड होगा, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस ये भी ऐड होगा। अब यहाँ देखना है, ये सारा ऐड करने के बाद ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम लेस करेंगे। दोस्तों जो अमाउंट हम लेस कर रहे हैं उसको आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर भी दिखा सकते हैं ताकि पता चले कि यह क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो इससे देखने वालों को स्पष्ट ये पता चलेगा कि ये जो अमाउंट है वो माइनस किया जा रहा है। तो ये सारा ऐड करने के बाद ये अमाउंट हमको वर्क इन प्रोग्रेस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचता है उसको हम यहाँ लेंगे। ये टोटल कॉस्ट के लिए और ये पर यूनिट के लिए होगा। उसके बाद का जो इसमें मद आएगा वो होगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अगर इस प्रोडक्शन के दौरान कुछ स्क्रैप बचता है, स्क्रैप आता है, तो उसको हम सेल करेंगे तो वो मेरा क्या होगा, लेस होगा। तो लेस वाले अमाउंट को आप इस तरह से ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो इस अमाउंट से इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको आता है वो आपका होगा वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट। इस तरह से हम फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों इसके बाद भी और सारा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आएगा। उसके बाद हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डालेंगे। उसके बाद इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। उसके बाद इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरह से अभी इस फॉर्मेट में और इसके नीचे डालना है। तो इसको मिटाकर उसको लेते हैं। दोस्तों जो शेष बचा हुआ हमारा मद है, जो शेष बचा हुआ हेड है, उसको हम लोग देखते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो हेड आता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चार्ज होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो हम लोग इस हेड के अंडर रखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा हेड टॉपिक आएगा, कौन कौन सा मद आएगा उसको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा सैलरीज। जितने भी प्रकार का हम ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरी पेमेंट करते हैं वो इस हेड में रखेंगे और उसका अमाउंट हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ पर यूनिट करके रखेंगे। उसके बाद आएगा, यहाँ देख सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में जो एक्सपेंस आएगा वो इस हेड में आएगा। इसका अमाउंट हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। जो पोस्टेज, टेलीग्राम और टेलीफोन एक्सपेंस, उसको हम लोग इस हेड में रखेंगे। तो इसका अमाउंट यहाँ और पर यूनिट करके यहाँ रखेंगे। उसके बाद लीगल फी होगा, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद ऑडिटर्स फी होगा। ये लीगल फी क्या होगा सो समझ लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए एक लीगल एडवाइजर रहना आवश्यक है। तो उनको जो हम फी पेमेंट करेंगे वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंडर आएगा। तो ये लीगल फी हो गया। ये ऑडिटर्स फी भी ऐड होगा। ये ऑडिटर्स फी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आप लोग इंटर में या फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में ऑडिटर के बारे में तो पढ़े ही होंगे। ये कोई भी जो फर्म है वित्तीय वर्ष के अंत में या उसके दौरान या आवश्यकता पड़ने पे अपने जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट करवाते हैं एक ऑडिटर से, तो उनको जो फ़ी दिया जाएगा वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओवरहेड के अंदर आएगा। उसके बाद डायरेक्टर्स फी, जो इस फर्म को संचालन करने में जितने भी डायरेक्टर रखे गए हैं उनको अगर हम किसी प्रकार का फी देते हैं तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर ही आएगा, ये डायरेक्टर फी। उसके बाद होगा बैंक चार्जेज। अगर बैंक किसी भी प्रकार का फर्म पे चार्ज करता है तो वो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओवरहेड के अंदर ही वो एक्सपेंस आएगा। इसका अमाउंट यहाँ हम डाल के ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्लांट एंड फर्नीचर, यहाँ भी डिप्रिसिएशन है और फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर भी डिप्रिसिएशन था।
तो इसमें अंतर क्या है तो ये समझ लीजिए। वो फैक्ट्री से रिलेटेड डिप्रिसिएशन था कि फैक्ट्री में जो फर्नीचर है, जो प्लांट है, जो मशीनरी है, उस पर जो डिप्रिसिएशन होगा वो उस ओवरहेड में जाएगा। और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो प्लांट फर्नीचर हम लोग डाल रखे हैं उस पर जो डिप्रिसिएशन जाएगा वो इस ओवरहेड के अंडर में आएगा। तो ये यहाँ अमाउंट रखेंगे। उसके बाद ऑफिस रेंट, रेंट्स एंड इंश्योरेंस। ऑफिस अगर किसी बिल्डिंग में चलता है तो उसके लिए जो हम रेंट दे रहे हैं, ऑफिस का अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वो सभी इस ओवरहेड के अंदर आएगा। यहाँ हम इसको रखेंगे। तो ये सभी को ऐड करने के बाद हमको जो वैल्यू आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ तक कैलकुलेशन इसका कर चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इस वित्तीय वर्ष जिसके लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस वित्तीय वर्ष के पहले वाले वित्तीय वर्ष से अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का आता है, जो गुड्स हमारा कंप्लीट है, बना हुआ है, तो उसको हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चूँकि उसका अब जो यूज होगा वो इस वित्तीय वर्ष में होगा, तो इसका अमाउंट हम यहाँ रखेंगे। फिर इसमें लेस करेंगे, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी स्टॉक हमारा बच जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, ये लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो ये गुड्स जो फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक हम घटाएंगे, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो ये इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो जो अमाउंट हमको यहाँ पता चलेगा वो मेरा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अमाउंट मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस फॉर्मेट में एक और ओवरहेड रखना है जो हमारा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो उसको भी हमको इसके नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, जगह भी नहीं, और फॉर्मेट बड़ा है, तो एक बार में हम उसको नहीं रख सकते हैं। तो इसके नीचे जो ओवरहेड आएगा, जैसे यहाँ ये डाला है, तो एक और ओवरहेड हमको इसमें डालना है। तब मेरा ये फॉर्मेट क्या होगा, कंप्लीट फॉर्मेट होगा कॉस्ट शीट का, जिसके आधार पे हम किसी भी तरह का अगर कॉस्ट शीट बनाना हो तो बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक और जो ओवरहेड बचता है उसको। दोस्तों, तो इस कॉस्ट शीट का जो नेक्स्ट ओवरहेड होगा वो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये मेरा एक हेड होगा। इसके अंडर में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम यहाँ डाल देंगे। और इस सभी को हम लोग जो पहले निकाले थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें इस सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे अंडर दिस ओवरहेड। तो ये समझ लेना है एडवर्टीजमेंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट करते हैं, टीवी के माध्यम से, पेपर के ऐड के माध्यम से, या किसी और माध्यम से अगर हम किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड के अंदर आएगा। तो इसको हम गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे एडवर्टीजमेंट। इसका जो भी अमाउंट होगा ये पर यूनिट होगा और ये टोटल हमारे प्रोडक्शन का होगा। तो ये हुआ। उसके बाद बैड डेट्स। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा ऐसा हो गया जो अगर हम प्रोडक्ट पहुंचाए, डिलीवरी दिए और उसका हमें प्राप्ति नहीं होगा, बैड डेट्स, तो यहाँ हम उसको डाल देंगे। उसके बाद सेल्स मैनेजर सैलरी। सेल्स को बढ़ाने के लिए एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, तो उससे संबंधित जितने भी लोग होंगे उसमें ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रोथ के लिए जितने भी हमारे लोग वर्कर होंगे, जो कार्य करने वाले होंगे, उन सभी का सैलरी इस ओवरहेड के अंदर आएगा। तो ये सेल्स मैनेजर का सैलरी होगा। और बहुत सारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो डायरेक्टली अपना शोरूम बनाता है, तो उस शोरूम पे जो एक्सपेंसेज आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रेवलर्स कमीशन। जो ट्रेवलर्स होगा हमारा, जो हमारे प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में मदद करता है, तो उसके भी कमीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल और गिफ्ट। हम अपने उत्पाद का जो सेलिंग है वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे सैंपल हम फ्री में देते हैं या तरह तरह के गिफ्ट्स अपने कस्टमर को देते हैं, तो उसका जो एक्सपेंस आएगा हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद कलेक्शन चार्जेज।
अगर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट किसी भी व्यापारी के पास पहुंचाए हैं तो उससे जो कलेक्शन हमको करना है पैसा अमाउंट, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद होगा इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर के इंटरटेनमेंट के लिए अगर हम किसी भी तरह का फंक्शन आयोजित करते हैं तो उससे जो एक्सपेंस होगा वो हम इसी ओवरहेड के अंदर डालेंगे। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस है, जो भी हम ब्रांच डाल रखे हैं अपना, उस पर जो एक्सपेंस आएगा उसको भी हम इस ओवरहेड के अंदर डालेंगे। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, जो हमारा गोदाम है और उससे जो हम अपना ये जो प्रोडक्ट है वो बाहर भेज रहे हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं, तो उस पर जो एक्सपेंस आएगा उसको भी हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद पैकेजिंग चार्जेस, जो हम प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको ऐसे ही तो हम मार्केट में नहीं भेज सकते हैं, उसको अच्छे तरह से पैकेजिंग करके भेजेंगे। तो ये पैकेजिंग पे जो एक्सपेंस आता है वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। उसके बाद होगा मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस। बहुत सारे जो उत्पादन करता है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले मार्केट रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट का मांग कैसा है, डिमांड कैसा है, किस किस्म के प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में। इस तरह के जो भी रिसर्च पे एक्सपेंस आता है उन सभी को हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में डालते हैं। और इस सभी को ऐड करने के बाद हमको जो अमाउंट यहाँ प्राप्त होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राप्त होता है। इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो मेरा फाइनली पता चलता है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो ये कॉस्ट शीट से हम लोग जो शुरू से स्टार्ट किए हैं पूरे प्रोसेस करने के बाद फाइनली हम यहाँ पहुँचते हैं, सेलिंग प्राइस तक पहुँच जाते हैं। सेलिंग प्राइस ये टोटल कॉस्ट का होगा और ये जो होगा मेरा इस साइड में ये पर यूनिट का होगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं कॉस्ट अकाउंट को बनाकर। तो दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट कॉस्ट अकाउंट का, कॉस्ट शीट का आपके सामने है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलियत हो। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए ताकि कॉस्ट शीट बनाने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसके पूरे मद को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मद को किस ओवरहेड के अंडर डालना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जिस ओवरहेड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो उसको उस ओवरहेड के अंडर में डालेंगे, तभी ये परफेक्ट माना जाएगा, अन्यथा इनपरफेक्ट माना जाएगा। ये परफेक्ट नहीं कहलाएगा आपका कॉस्ट शीट। तो इसका नोट्स बुक तैयार करिए और इसे याद कर लीजिए। हम आपके सामने एक प्रश्न देकर जा रहे हैं और इस क्लास को यहाँ ख़त्म करेंगे। आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। तो ये प्रश्न देखने से पहले आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि वो भी इस लॉकडाउन के अवधि में लाभान्वित हो सके, उनका भी स्टडी आगे बढ़ सके। तो ये प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूँ, ये बोर्ड पर आप देख लीजिए। इससे आपको कॉस्ट शीट बनाना है और नेक्स्ट क्लास में हम उसको बनाएंगे और आप अपने बनाए हुए कॉस्ट शीट का करेक्शन करेंगे कि आपसे कहाँ चूक हुई है या आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच पाई है। तो ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे है, इसे आप देख लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको कॉस्ट शीट बनाना है। इसमें सारे मत दिया गया है, आप फॉर्मेट के आधार पे इस कॉस्ट शीट को बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से इस प्रश्न को बना सके। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और कॉस्ट शीट बनाएंगे। जो भी त्रुटि होगी आपके द्वारा बनाए गए कॉस्ट शीट में उसको हम लोग सुधार करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।